तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको 7.2 में मिलने वाले हैं वो सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड है। और सेक्शन फार्मूले में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि एक तो आपको रेशियो गिवन होता है, फिर आपको पॉइंट निकालने होते हैं, या फिर आपको पॉइंट गिवन होगा, या फिर कुछ एक्सेस वगैरह गिवन होगी, या फिर कोई लाइन गिवन होगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये एक्सेस या ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट टाइप हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, और वहाँ पर हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को भी किया था। बट वहाँ पर क्या था कि आपको एक पॉइंट दिया जाता था और आपसे ये पूछा जाता था कि ये पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइन दे दी गई है, जैसे एक्स एक्सिस दे दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। यानी कि आपको बेसिकली सबसे पहले क्या फाइंड करना है, रेशियो को फाइंड करना है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द रेशियो। पहली चीज़ तो आपकी ये हो जाती है कि फाइंड क्या करना है, आपको रेशियो को फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे ये बोला गया विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है, इनको ज्वाइन करने से कोई लाइन सेगमेंट बनेगा और वो एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन दे दी गई है एक्स एक्सिस। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फंडामेंटल समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस दिया है, आपके एग्जाम में वाई एक्सिस भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशन हो आप इजीली उस चीज़ को कर पाओगे, या फिर वो कोई लाइन भी हो सकती है। तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कर पाएंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन में डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो उसके बाद क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी कि हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। और रेशियो फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी एक्स एक्सिस में वो किस पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है, यानी वो लाइन सेगमेंट जो ए एंड बी को ज्वाइन करता है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाकर यहाँ पर बताता हूँ कि डायग्राम इसका कैसे बनेगा और यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको कैसे लेने होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सपोज करिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये लाइन है। अभी हम एक्स एक्सिस बना लेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि ये एक लाइन है और इस लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको एक रफ डायग्राम बनाना है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आपको यहाँ पर कोई भी एक्चुअल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों ये 1 - 5 आपको गिवन है। आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट अगर मैं ए मान लेता हूँ तो ये पॉइंट आपको 1 - 5 गिवन है। फिर आपको बी पॉइंट गिवन है, बी कितना है आपका -4 और 5 है। तो क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि ये इस तरह से ए एंड बी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट मिलने वाला है और इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगी। तो वो एक्स एक्सिस में यहाँ पर आपको बना देता हूँ। तो आपको इस तरह से एक्स एक्सिस को कंसीडर कर लेना है कि सपोज करिए ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाई एक्सिस नहीं होगी, ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि वाई एक्सिस पे आपका एक्स क्या होगा, वाई एक्सिस नहीं होगी। ये एक्स एक्सिस हमने बस जस्ट फॉर डिवीजन, ये एक्स एक्सिस होती है, लेकिन हमने बस इसको समझाने के लिए आपको बताया है कि एक्स एक्सिस इस तरह से अगर बन रही, या फिर अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मैं इस तरह से इसको बना रहा हूँ। तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो इसको ऐसे कर दीजिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस। तो सपोज करिए एक्स एक्सिस आपकी कुछ ऐसे भी हो सकती है, आप इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि इसको रोटेट कर दूँ और एक्स एक्सिस को नेचुरल पोजीशन पे लेकर आ जाऊँ। तो उस तरह से भी डायग्राम बनाया जा सकता है। बट यहाँ पर आपको एक्चुअल, जैसा कि मैंने बताया कि एक्चुअल डायग्राम बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए।
तो एक्स एक्सिस आप कैसे भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से एक्स एक्सिस बनाएंगे तो ये वाली लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको समझ लेनी है। तो एट द एंड आइए हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। तो बच्चों अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, सपोज करिए हमने डायग्राम को रोटेट कर दिया, सिर्फ अपने समझने के लिए रोटेट कर दिया, क्योंकि जब भी हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इस तरह से कुछ बनाते हैं और इस तरह से कुछ डायग्राम होता है। तो इससे आपको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जस्ट फॉर इसलिए मैंने इस तरह इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आप मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए, एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ ज़ीरो होती है। तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका मैं कह सकता हूँ कि जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो बस इसी फैक्ट का यूज़ करना है। अब ये सबसे की पॉइंट है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्यों होगा? क्योंकि जो एक्स एक्सिस एक्चुअल में होती है, आप सभी को पता है, एक्स एक्सिस पे आप अगर कोई भी पॉइंट लेंगे, इस तरह से कोई भी पॉइंट लेंगे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। आपसे यही पूछा गया कि एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बेसिकली ये रेशियो फाइंड करना है, यानी कि दिस इज टू दिस। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो मैं मान लेता हूँ कि ये रेशियो जो है आपका k:1 है, तो मैंने इसको मान लिया है k:1। अब देखिए k:1 मानने का क्या बेनिफिट होगा। पहली चीज़ तो k:1 मानने में वेरिएबल आपका कितना है, एक वेरिएबल है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक ही इक्वेशन में k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास m1 एंड m2 होता तो आपको दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, फिर आप रेशियो को लिख पाते। तो यहाँ पर k:1 मैंने मान लिया है। अब यहाँ पर मुझे ये भी पता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये x पे लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका y क्या होगा, जीरो होगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? और यहाँ पर अगर y एक्सिस होता, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि अगर ये y एक्सिस होती तो डेफिनेटली y एक्सिस होती, तो वहाँ पर x क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। y एक्सिस पे सारे पे x क्या होगा, ज़ीरो होगा किसी भी पॉइंट। तो y एक्सिस अगर इसको कट करती है या y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को, तो वहाँ पर हम क्या जीरो कर देते हैं, x जीरो कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेने हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैं p नेम दे देता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट p be the point of इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ डिवीजन, कुछ भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन बाय द एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ p coordinates of point P can be found by using सेक्शन फार्मूला। कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। आइए अब हम सेक्शन फार्मूला को अप्लाई करते हैं। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बाई सेक्शन फार्मूला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, k इंटू -4। आप क्या करते हैं, ये m1 है m2 है, तो m1 इंटू x2, तो वो x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि m2 इंटू x1 करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 अपॉन में क्या आएगा, k+1
पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर हम वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही जो कोऑर्डिनेट होगा उसी को हम इक्वल टू 0 कर पाएंगे और उसी से हमें क्या मिल पाएगी, k की वैल्यू मिल पाएगी। तो k इंटू वाई टू, k इंटू वाई टू हमारा कितना है, 5 है। तो k इंटू 5 प्लस आपका 1 इंटू -5 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ टाइप इस टाइप का होगा, x, 0। तो हम इसको तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा y कोऑर्डिनेट को। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए। तो बेसिकली करना क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। डायग्राम आपको रफ डायग्राम बनाना है, तो एक्चुअल डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्स एक्सिस को आपने ऐसे ले लिया, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है, लेकिन जो जनरली मैंने जैसा कि आपको बताया, तो ये उस केस में k/1 ये हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरली आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते टाइम जो आपके रेशियोज होते हैं वो इस तरह लिखते हैं जिससे आपको क्रॉस करने में इजी होता है। अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस करोगे तो दिस इंटू दिस और 1 इंटू दिस करना पड़ेगा। तो वैसे अगर आपको करना है वैसे भी कर सकते हैं। तो आई हैव टोल्ड यू बोथ द ऑप्शंस। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो आगे आप लिखेंगे द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विल बी 0, लिखेंगे since the point P lie on x axis, since the point P lies on x axis only, hence the y coordinate of the point P will be 0, will be क्या होगा, 0 होगा। hence equating the y coordinate हम y कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये जो 5k - 5 है, तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 5k, या फिर आप एक बार इतना नोट कर सकते हैं जो लैंग्वेज है, फिर हम लोग इसको आगे करेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमारे काम की चीज़ है वो है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट को बेसिकली 5k और 1 इंटू -5 क्या होगा, -5 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्रॉस कर देंगे, जब आप क्रॉस करोगे तो k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 दे देगा, यानी कि 5k - 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो 5k किसके इक्वल आएगा, 5k। तो यानी k की वैल्यू कितनी आएगी, 5 अपॉन में 5। तो इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो k है वो 1 है, और अगर k 1 है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका 1:1 हो जाएगा। क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर है? जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो आई होप डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच क्लियर कि रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आई होप आप इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। तो हम लोग फिर यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, आपसे ये चीज़ तो हो गई, हैंस द आपको क्या करना है, जो रेशियो है वो आप पता कर चुके हैं कि 1:1। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बात करूँ तो 1:1 का मतलब क्या होता है,
तो 1:1 का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट अगर 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। रेशियो 1:1 तभी हो सकता है किसी भी चीज़ का जब वो दोनों ही चीज़ें क्या हो, इक्वल हो। जैसे 5 और 5 का रेशियो क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो उसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम 1:1 रेशियो हमें पता चल चुका है, यानी m1:m2 हमें पता चल चुका है। दो पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो पॉइंट ऑफ जो आपका डिवीजन होगा यानी कि जो पॉइंट होगा उसको आप m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 और इसी तरह से m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो x एंड y कोऑर्डिनेट यानी उसके कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब आपको ये पता चल गया है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो क्या वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो जाएगा, और अगर वो मिड पॉइंट हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर क्या होगा, हम मिड पॉइंट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला जो आता है वो बेसिकली सेक्शन फार्मूले से ही आता है, और वहाँ पर x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, तो वहाँ पर रेशियो 1:1 हो जाता है। तो m1 और m2 दोनों सेम हो जाते हैं और 1 के इक्वल हो जाते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर जो फार्मूला बन जाता है m1 m2 इंटू x1 वाला, वो हो जाता है आपका x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, आई होप सो। तो अब मैं आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकाल कर बता देता हूँ। तो इधर वे यू कैन अप्लाई। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 1:1 में अगर डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली फिर ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये भी रीज़न दे सकते हैं जिससे कि आप उसके कोऑर्डिनेट को ईजिली फाइंड कर पाएंगे, या फिर आप m2 इंटू x1 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे लिए जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेशियो, जो कि हमें पता है 1:1। तो यहाँ पे लास्ट में आपको बॉटम लाइन कंक्लूजन ये लिखना पड़ेगा कि हैंस अगर ये पॉइंट P था बच्चों, और हमें ये A पॉइंट पता है 1 - 5, तो इसकी रिक्वायरमेंट अभी हमें पड़ेगी जब हम निकालेंगे P के कोऑर्डिनेट। तो अभी तक हमने रेशियो को फाइंड किया है, तो लिखेंगे हैंस द पॉइंट P या द x एक्सिस लिख सकते हैं, hence the x axis divides the line joining of two given points। तो गिवन पॉइंट्स कौन से हैं, यही A एंड B। ठीक है, गिवन पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 1:1। तो 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हेंस we can find the coordinate of P of point P either by section formula, either by using section formula और मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला आप हर जगह नहीं लगा सकते, जहाँ पर आपको पता होगा कि ये मिड पॉइंट है एक्चुअल में, या फिर आपको ये पता होगा कि ये जो पॉइंट है गिवन लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तभी आप मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला आप सभी को मैं बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर x1 y1 x2 y2 गिवन है तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको दो पॉइंट x1 y1 गिवन है, आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है, x1 y1
और ये x2, y2। तो अगर आपको मिड पॉइंट एग्जैक्टली m के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो m के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो P के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट, अब ये x1 है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये हमारा क्या है, x1 है, और ये क्या है, y1 है, ये x2 है, और ये क्या है, y2 है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि 1 माइनस 4 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 बाई 2 तो माइनस 5 प्लस 5 बाई 2। तो ये तो ज़ीरो आना ही था क्योंकि x एक्सेस पे लाई कर रहा है। तो p के कोऑर्डिनेट 1 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 3 बाई 2, और माइनस 5 प्लस 5 क्या होगा, 0 बाई 2। तो फाइनली p के कोऑर्डिनेट जो आएंगे, आंसर फाइनल माइनस 3 बाई 2 कॉमा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो आपकी 7.2 एक्सरसाइज का है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आप सभी जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके 4 वर्टिसेस होते हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम आप सभी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आपकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको। देन टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन को हम डायग्राम से बना करके करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ आप पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या हो गया है, पैरेललोग्राम हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 4 वर्टिसेस हैं। तो इन वर्टिसेस को अगर मैं नेम दे देता हूँ, सपोज करिए ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है कि अगर आप इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया है आपका डी, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो ऑर्डर में लेना है, ठीक है। अब सपोज करिए जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 1, 2। तो हम इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। हम लेट कर लेंगे कि ये वाला पॉइंट जो है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आपका बी का है, ये सी का है, और ये डी का है। तो इस तरह से बी के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 4, y हो जाएंगे। क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर है? देन आपका x, 6 सी का हो जाएगा, और इसी तरह से डी का हो जाएगा 3, 5 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x एंड y हमारे पास क्या है, ये दोनों हैं, यानी 2 वेरिएबल आपको दिए गए हैं और इन्हीं के कोऑर्डिनेट आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है और वो उनकी डायगोनल से रिलेटेड है, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो डायगोनल आप सभी को पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्ट अगर करेंगे तो हमें पता है कि इस तरह से अगर मैं डायगोनल को बना देता हूँ, सपोज करिए आप इस तरह से डायगोनल को ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर जब मैं डायगोनल को ड्रॉ करूँगा तो मुझे पता है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। तो इस तरह से आप डायगोनल को बना देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायगोनल को बना देंगे। तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इस तरह से क्या करना है, हमने डायगोनल को बना दिया है, ठीक है बच्चों। अब जब हमने डायगोनल को बना दिया है तो हमें पता है ये डायगोनल जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और हमें ये भी पता है डायगोनल की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से
इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ये अगर डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट O है तो मैं कह सकता हूँ कि जो AO लेंथ होगी वही CO लेंथ होगी, यानी ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। और इधर इस डायगोनल को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी जो BO होगा वो DO के इक्वल हो जाएगा। क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो A एंड C है उसका मिड पॉइंट क्या होगा? O होगा, क्योंकि AC को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर AC को बाइसेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली A एंड C का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि B और D का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? O होगा। तो अब यहाँ पर आप सभी बच्चे जानते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। आप यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो जब आप मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको दो कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे? जब आप A एंड C का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो O आएगा, तो एक कोऑर्डिनेट वहाँ से मिलेगा। जब आप B एंड D का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो भी क्या आएगा? O आएगा, वहाँ पर भी आपको एक मिड पॉइंट मिलेगा। फिर आपको पता है कि एक में X आएगा और एक में Y आएगा, और कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी आएंगी कोऑर्डिनेट में। तो फिर हम क्या करेंगे? वहाँ से कंपेयर कर लेंगे या इक्वेट कर लेंगे, और इक्वेट करने के बाद x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट O के कोऑर्डिनेट हैं। और अगर दोनों ही O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा दोनों सेम होगा, यानी x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज लिखना है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप बच्चे लिखेंगे कि लेट 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 and 3, 5 are the coordinates of vertices of parallelogram ABCD। तो ABCD के पैरेललोग्राम के ABCD क्या है? कोऑर्डिनेट है। नाउ वी नो दैट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लिखना पड़ेगा। वी नो दैट the diagonal AC and BD will bisect each other। क्या करेंगे? ये बाइसेक्ट करेंगे each other को, ठीक है। Hence O will be the midpoint, O will be the midpoint of A and C and also of B and D। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को करने के पहले, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ इसका जो आगे का सॉल्यूशन है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ सबसे पहले। तो ओ हमारा जो, सॉरी, तो जस्ट अ सेकेंड, यस। तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ पर अब हम लोग मिड पॉइंट को लिखने वाले हैं। सो hence the coordinate of O यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ करूँगा, लेकिन उसके पहले इन वर्टेक्स को एक बार लिख देता हूँ। जो D पॉइंट है उसके वर्टेक्स है 3, 5, ठीक है। Hence by mid point formula
बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, the coordinates of O can be given by तो अब यहाँ पर हम बेसिकली मिड पॉइंट फार्मूले से जो O के कोऑर्डिनेट है उनको लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले A एंड C में मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 एक्स कोऑर्डिनेट, 2 प्लस 6 अपॉन में 2। आप सभी को पता है मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो ये हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला। तो इस तरह से O के कोऑर्डिनेट A एंड C से हमने फाइंड कर लिए। इसी तरह से B एंड D से हम फाइंड करेंगे किसके, O के कोऑर्डिनेट। तो B एंड D से जब फाइंड करेंगे तो 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2, आप देख सकते हैं 4 प्लस 3/2 यानी x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2 यानी y प्लस 5 अपॉन में 2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिकली करना क्या है, कंपेयर कर लेना है। तो क्या करना है, कंपेयर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल आएगा यानी 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन में 2 के। तो 2 से 2 प्यारे बच्चों कैंसिल आउट, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 माइनस 1 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो x है वो हमें मिल चुका है, x कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरह से जब y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये सब आप सबको पता है। तो जब हम y को कंपेयर करेंगे तो y हमारे पास है 2 प्लस 6 अपॉन में 2 जो ऊपर लिखा गया है, और जो नीचे लिखा गया है y प्लस 5 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 प्लस 6 इधर आएगा 8 और ये इक्वल हो जाएगा y प्लस 5। तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। तो मुझे x भी मिल चुका है जो कि इक्वल है किसके, 6 के, और y भी मिल चुका है जो कि इक्वल है 3 के। तो यही हमें फाइंड करना था। तो ये चीज़ आपको आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैरेललोग्राम में आपके सामने मैंने अभी करवाया, तो पैरेललोग्राम में ऐसे क्वेश्चंस तो मिल ही सकते हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा कि रोम्बस जो होता है उसमें भी डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और वहाँ पर तो एक और भी प्रॉपर्टी होती है जो आप सभी जानते हैं कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पूछ लिया जाए x एंड y के साथ साथ। तो आपको क्या करना होगा, x एंड y की वैल्यू को वापस से यहाँ पर रख देना होगा। अगर आप इसमें रखोगे x की वैल्यू तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और अगर इसमें y की वैल्यू रखेंगे तो इसमें भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस तरह से x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, या फिर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो सकते हैं, फिर आपसे कुछ और वेरिएशन किया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो हमेशा यही रहेगा कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर कैसे हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको इन प्रॉपर्टी का ध्यान करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन प्लीज़।